जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं इस क्लास को एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा, इसलिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस 500 प्लस क्वेश्चन देखने के बाद मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक पीवी नरसिम्हा राव हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। 1998 में इनको मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया गया। जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था उसके जस्ट एक साल बाद उनको भारत रत्न भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जीडीपी रैंकिंग की सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो विश्व जीडीपी रैंकिंग की सूची 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग 5वीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1950 में हुआ था एनएसएसओ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी और इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना 2005 में हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1863 में किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का या फिर सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में
किसी देश या विश्व के समस्त अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का शुरुआत करने का श्रेय जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम है? तो भारत में राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली एजेंसी का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों का समान भागीदारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन था? तो सर्वप्रथम देश था फ्रांस था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? तो वैसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है खुली अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो, वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें कि निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई? तो न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो रूस के द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होती है कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो जिसमें ना आयात होती है ना ही निर्यात होती है वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है और यह उत्तर कोरिया में लागू है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है? तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। यह निर्भर होता है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो नियोजन विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र है वह वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सभी प्रकारों के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है। इसमें लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ इत्यादि उद्योग सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन तृतीयक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन एवं इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचार से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा के विचार के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था संकल्पना ली गई थी या फिर इनके विचार से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी 2019 में मिले थे और पहले अमर्त्य सेन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में और भारत रत्न मिला था 1999 में। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अहस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो आर्थिक समृद्धि दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो 2006-07 में सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि प्राप्त की थी। उस समय 9.6% की वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो जीडीपी में परिवर्तन की दर कहलाती है आर्थिक विकास दर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। अगला क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में एवं नोएडा में होती है। अगला क्वेश्चन है
भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के अलावा अन्य नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो अन्य नोट पर होता है RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर। भारत में देश के विदेशी मुद्रा का भंडार अभिक्षरक है, तो भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार अभिक्षरक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय किस नई संस्था को समर्पित किया गया? तो इन दोनों का विलय किया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि जो तैयार किए थे SM विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित किए थे नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया? तो भारत में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण 1 अप्रैल 1951 से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल कब से कब तक था? तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के काल के दौरान शुरू किया गया? तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा ब्यास परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं काल के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 1956 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना
किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम में कृषि को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है, तो किस व्यक्ति को बोला जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को दोनों को प्राथमिकता दी गई। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग था और तीसरा में दोनों को एक साथ प्राथमिकता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना रूस की सहायता से झारखंड में 1964 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुए? तो हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल होने का मुख्य कारण था, पहला कारण था कि भारत चीन युद्ध हो गया उसी कार्यकाल के दौरान 1962 में। दूसरा था कि भारत पाक युद्ध हो गया 1965 में उसी कार्यकाल के दौरान में। और तीसरा कारण ये भी था कि उस समय अभूतपूर्व मतलब कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था। अगला क्वेश्चन था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो इसमें दिया गया था सर्वाधिक प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एवं आर्थिक स्थिति को स्थिर करना। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता का। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1974 से 1978 तक रहा पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो छठा का रहा था 1980 से 1985 तक। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई योजना या फिर रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? तो लुढ़कती हुई योजना या रोलिंग प्लान का संबंध है अनवरत योजना से है, जो कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1983 की अवधि में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था नारा भोजन, काम और उत्पादन का नारा। अगला क्वेश्चन है,
सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देशी तकनीक का विकास। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास एवं शिक्षा व जन स्वास्थ्य का। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में। अगला क्वेश्चन है, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल में 2012 से 17 में 12वीं चला था। इसके कार्यकाल में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जैसा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुआ? तो नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1862 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा को कहा जाता है गर्म मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी या फिर प्लास्टिक मनी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन का प्रचलन स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आने में विभाजित था? तो 1957 ईस्वी तक भारतीय रुपया 16 आने में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो नोटों में 17 भाषाओं का यूज किया जाता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रामाणिक मुद्रा कहते हैं जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार
किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भारत में मुद्रा गुणक को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और चेक किस प्रकार की मुद्रा का प्रकार है? तो ऐच्छिक मुद्रा का प्रकार है। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा प्रसार से अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? तो फेसबुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किया था चैम्बरलिन आयोग के द्वारा किया गया था 1914 के द्वारा 14 में। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक करेंसी नोट छापने का अधिकरण प्राप्त है? तो 10,000 तक के नोट छापने का अधिकरण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक या फिर सिंबल है? तो भारतीय रुपया, जिसका सिंबल ऐसे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह उदय कुमार के द्वारा 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना के सुधारों से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजित का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित है मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंकों और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक जो है भारत का प्रथम निजी बैंक था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो कारपोरेट उद्योग के लिए वाणिज्यिक पत्र साख का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंक में वित्तीय सुधारों से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि कब से कब है? तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन थे। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो था स्वीडन में जो स्थापित हुआ था वो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक था। इसका स्थापना जो हुआ था 1668 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, जिनका कार्यकाल था 1943 से 1949 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, RBI किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है?
तो आरबीआई नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो 200 करोड़ रुपया अपने पास रिजर्व कोष रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सीडी देशमुख का कार्यकाल? तो सीडी देशमुख का कार्यकाल था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949। अगला क्वेश्चन है, कोई भी बैंक अपनी शाखा का हस्तांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला व्यापारिक और व्यापारिक बैंक था, जिसका स्थापना 1786 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1790 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो था भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक जो था भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किया गया 1840 ईस्वी में एवं बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एकत्रित करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ बैंकों के सहायक का दर्जा दिया गया? तो 1959 ईस्वी में 8 बैंकों को क्षेत्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक की सहायक का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने करेंसी नोट छापने की प्रेस है? तो 4 जो है भारत में करेंसी नोट छापने का मुद्रालय या फिर प्रेस है, वो चारों कहाँ कहाँ है? तो पहला देवास में, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में है, तीसरा मैसूर कर्नाटक में और चौथा सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो एसबीआई के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की?
तो एसबीआई ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कोच्चि केरल में पहला इस्लामिक बैंक खोला गया था। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 ईस्वी में प्रथम क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलता फिरता एटीएम मोबाइल की शुरुआत की? तो आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 को। और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? तो शिव रमन सिंह समिति के अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का संचालन कौन करता है? तो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का संचालन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्त का प्रावधान किया गया था? नरसिम्हन समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इरादतन चूककर्ता। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1982 में नाबार्ड बैंक और एक्जिम बैंक की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, रेखा समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंध है इसका, रेखा समिति का। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर का माप किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति का माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो करता है। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा मूल्य में कमी किस कारण से आती है? तो मुद्रास्फीति के कारण से आती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो संविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधि जमा का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो क्या कहलाता है? तो ऐसे में कहलाता है सेक्यूफ्लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाती है? तो गतिहीन स्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण के द्वारा संभव है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट का कारण होती है तो अस्फीति।
अगला है मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो मौद्रिक नीति के साधन है। अगला है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे कहते हैं बैंक दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर बैंक से रिजर्व बैंक लेगा तो रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या है? तो नगद आरक्षित अनुपात CRR है। अगला है राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। अगला है भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगला है ऑपरेशन दृष्टि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। अगला है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को किस दर पर ऋण देते हैं? किसी दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आधार दर या फिर बेस रेट कहते हैं। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला है वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमत में गिरावट आती है, इसे क्या कहते हैं? तो मुद्रा संकुचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। अगला है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 RBI के प्रतिनिधि होते हैं, 3 सदस्य संयुक्त 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अगला है वे ऋण जिनका ब्याज दर परिवर्तनशील होती है उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स। अगला है औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किससे शामिल किया जाता है? तो शेयर एयर डिबेंचर। अगला है वे प्रतिभूतियाँ जिसकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है उसे बॉन्ड कहते हैं। अगला है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के माध्यम से विश्व का सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको। अगला है बुलिश और बियरिश अवधारणा किस संबंधित है? तो इस संबंधित है बुलिश और बियरिश से जो संबंधित है शेयर बाजार से। अगला है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को किया गया। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई है। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में स्थित हैं। अगला है सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों के देखरेख में होता है? तो 6 सदस्यों के देखरेख में होता है। अगला है सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सेबी के अध्यक्ष का 3 साल होता है कार्यकाल। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संतुष्टि किस समिति ने की थी? तो फिरवानी समिति ने 1991 में किए थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो मुंबई के वर्ली में स्थित है शेयर बाजार का मुख्यालय। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना की गई। अगला है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था पहला बार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो इन्फोसिस है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? तो सेंसेक्स है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? तो निफ्टी है। अगला है, गिल्ड एज बाजार का संबंध किससे है? तो सरकारी प्रतिभूतियों से गिल्ड एज का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो KR वेणुगोपाल समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तो कोई बाजार क्रेता बाजार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो GV रामकृष्ण थे। अगला है, ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो स्टॉक कहलाते हैं। अगला है, मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई? तो पूंजी विनिवेश के लिए किया गया था रंगराजन समिति का नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1998-1999 में किया गया। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा से है। साख निर्धारण के संबंध भारत का सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सा है? तो क्रिसिल जो है, इसका स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। यह सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग संस्था है। अगला है, पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियां किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिट रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी? तो सेबी को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक है? तो निक्की है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक? तो डो जोन्स है। अगला है, कोस्पी किस देश की स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी है। इटली का है मिबलेट है, फ्रांस स्टॉक एक्सचेंज का है कैक है, और ब्राज़ील के स्टॉक एक्सचेंज का प्रतिनिधि बोपेस्पा है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? तो 24 जुलाई 1860 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, सरकारी व्यय नियंत्रण करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो कृषि आयकर 1938 में बिहार में लगाया गया था। अगला है, शराब पर उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया गया था? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है या लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पादन कर से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा था, 2005 में ही लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश कब किया गया था? तो 1996-97 में किया गया था मैट का समावेश। अगला क्वेश्चन है, जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उस प्रणाली को कहते हैं तो प्रगतिशील प्रणाली कहते हैं। अगला है, भारत में आयकर की शुरुआत
किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने की थी। अगला है निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू व विदेशी दोनों कंपनियों पर निगम कर लगाया जाता है। अगला है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा कर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उपकरण है। अगला है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाती है? तो उपकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सेवा कर, बिक्री कर, उत्पादन कर तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अगला है व्यक्तिगत आय, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार की श्रेणी कर में आते हैं? तो केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। अगला है भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ किस प्रकार के कर श्रेणी में आते हैं? तो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। अगला है बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय कर, राज्य उत्पादन कर, वाहनों पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर कर तथा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार के कर श्रेणी में आते हैं? तो राज्य सरकार के कर श्रेणी में आते हैं। अगला है व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो सीन कर कहलाता है। अगला है स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है। अगला है स्टाम्प शुल्क का संग्रहण एवं विनियोजन कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1994-95 में किया गया। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो अभिभार कर कहलाता है। भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो असम था। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से या उत्पाद कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। अगला है वांचू समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो प्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। पार्थ सारथी थीम समिति का संबंध जो है नीति कर से है। अगला क्वेश्चन है वाई.वी. रेड्डी समिति का संबंध किससे है? तो आयकरों में छूटों की समीक्षा से है। अगला है केलकर समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से है। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवाद से विश्वास योजना संबंधित है विवादित कर की राशि के भुगतान से। अगला क्वेश्चन है वैट का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वन सीमेंस ने 1918 में किए थे। अगला है राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर के स्थान पर लागू हुआ था। काले धन को सफ़ेद या फिर वैध करने की प्रक्रिया कहलाता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया? तो एंजल टैक्स लगाया गया। अगला है कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वाले की पहचान करता है? तो गार चोरी करने वाले की पहचान करता है। गार का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी एविडेंस रूल। अगला है बाजार का सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव आरोपित कर को क्या कहते हैं? तो पाइथागोरस टैक्स कहते हैं। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1 जुलाई 2017 को। अगला है
भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश का उपयोग करके वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। अगला है, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला है, भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य? तो असम था पहला राज्य। अगला है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी पंजीयन के कुल कितने अंक हैं? तो जीएसटी पंजीयन के 15 अंक हैं। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया? तो 2000 ईस्वी में भारत में जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला है, जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279 के 1 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी एवं आईजीएसटी। अगला है, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां कौन सी है? तो इन्फोसिस और विप्रो। अगला है, बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो बजट सरकार का राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। अगला है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। अगला है, भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 18 जनवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजटों बनाने की अधिकारिता प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। भारत में प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जिसमें सामान्यतः बजट कहा जाता है लेकिन संविधान का बजट का उल्लेख नहीं है? तो इसका अनुच्छेद है 112। अगला है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जो जेम्स विल्सन को माना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जेम्स विल्सन ने 1860 को ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। अगला है, केंद्रीय वित्तीय बजट संसद को किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय वित्तीय बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने किए थे। इसी में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारशील बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर ए पायर को माना जाता है। अगला है, राजकोषीय घाटा की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने 1985 में प्रस्तुत किए थे। अगला है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति की थी? तो विवेक देवराय समिति की थी। अगला है, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो थे 10 बार पेश किए हुए थे बजट। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो निष्पादन बजट की संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला है,
भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी है। अगला है, सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती है? तो राजकोषीय नीति कहलाती है। अगला है, भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। अगला है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो राजस्व व्यय कहलाते हैं। अगला है, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटा के संज्ञा दी जाती है। अगला है, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला है, राजस्व घाटों में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अगला है, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को 1 रुपया करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो नीति कटौती पर प्रस्ताव कहा जाता है, यानी कि पॉलिसी कट प्रपोजल। अगला है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किया गया आम बजट को क्या कहा गया? तो ब्लैक बजट कहा गया। शून्य आधारित बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। अगला है, वर्ष 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो R.K. षणमुखम सेठी ने किया था। अगला है, भारतीय संविधान में कृषि को किस अनुसूची में रखा गया? तो राज्य की 7वीं अनुसूची में रखा गया। अगला है, केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है? तो नागालैंड में। अगला है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? तो 1985 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संतुष्टि वर्ष कितनी बार की जाती है? तो 2 बार की जाती है, वर्ष में 2 बार की जाती है। अगला है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में कृषि लागत और मूल्य आयोग का है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। अगला है, 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? तो सीमांत जोते कहलाती है। अगला है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो इसको अनुमानित करते हैं आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति। अगला है, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना कब की गई थी? तो 1970 में की गई थी। अगला है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो कर्नाटक के द्वारा लागू की गई थी। अगला है, भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया? तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2007-08 में प्रारंभ किया गया। अगला है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि के मूल्य से संबंधित है। अगला है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो गेतल सूद रांची में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है और केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है,
जूट कृषि अनुसंधान बैरकपुर में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। भारतीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु चिकित्सक और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। अगला है लघु किसान कृषि व्यापार संघ है, दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चार अनुसंधान संस्थान झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया? तो किसे दिया गया था? तो सर्वप्रथम दिया गया था MS स्वामीनाथन को। कब दिया गया था? तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन कृषि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन कृषि भूमि विकास बैंक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 में किया गया था। अगला है भारत में लघु स्तर का मुख्य आयोग कौन सा है? तो लघु स्तर का मुख्य आयोग जो है हथकरघा उद्योग है। अगला है BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई? तो BSNL 2000 में हुआ था। अगला है कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा संस्थान है? तो यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर स्थित है। बल्लारपुर। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर है। शुरुआत में 25 दिसंबर 2014 से मोदी के द्वारा किया गया है। अगला है भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य? तो गुजरात में होता है। अगला है भारत में उद्योग हेतु लाइसेंस प्रणाली आधार क्या था? तो उद्योग अधिनियम 1951। अगला है भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2009 में। अगला है भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापारिक उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग। अगला है भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई आर्थिक नीति 1991 में किया गया था। नई आर्थिक नीति 1991 में किस सरकार द्वारा लाई गई? तो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाई गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास MSMDA कब पारित किया गया? तो 2006 में पारित किया गया। अगला है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित कानून सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? तो भारत ने बनाया था। अगला है उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला है भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई। सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थर C क्लार्क को कहा जाता है। मीरा सेठ का संबंध किससे संबंधित है? तो मीरा सेठ का संबंध हथकरघा विकास से है। अगला है सत्यम समिति का संबंध किससे है? तो वस्त्र नीति से है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? तो भारत पर्यटन विकास निगम पे है। नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से है। अगला है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को सबसे मूलभूत माना जाता है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड हॉल किससे संबंधित है? तो वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1955 में की गई। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग के रूप में किया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र के जर्मनी के सहयोग देश के रूप में था। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई?
तो भिलाई 1955 में। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ, तो भिलाई रूस के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्थापना 1955 में हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई। अगला है झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1964 में की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो रूस के सहयोग से हुई। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया, तो कैलोरी प्रति से परिभाषित किया गया। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो परिवार का उपभोग व्यय पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है, तो 2400 कैलोरी जिसका नहीं रहेगा वो निर्धनता रेखा से नीचे रहेगा। शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है, तो 2100 कैलोरी। ग्रामीण में 2400, शहरी में 2100। अगला है दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है, तो गरीबी के माप से संबंधित है। अगला है वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आय के वितरण की विषमता के रूप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, तो गिनी गुणांक है। अगला है गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया, तो कोरेडो गिनी ने 1912 में किया। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया था, तो लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो प्रो रेगनर नर्से के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला है भारत में गरीबी की गहनता का माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है बहुआयामी सूचकांक की गणना किसे इकाई माना जाता है, तो बहुआयामी सूचकांक की गणना में परिवार को इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है, तो संरचनात्मक श्रेणी की है। अगला है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1975 में। अगला है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1952 में। अत्यधिक कुपोषित के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धा पेंशन का व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से है। योजना आयोग ने किस वर्ष तेंदुलकर समिति बनाई थी, तो 2004 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या का अनुमान आकलन किया है 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में है, तो वो 4 राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है, तो सुरेश कुमार को माना जाता है। अगला है ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ग्रामीण विकास से है। अगला है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। अगला है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है, तो शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित है। अगला है प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई, तो 1983 में।
अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना का में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करना है। अगला है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन है हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.M. एडम्स। अगला है युदाई योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? तो थेम्बली महाराष्ट्र में। युदाई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला है भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किसके वितरण से है? तो प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से है। अगला क्वेश्चन है समान संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लियोन वायरस ने समान संतुलन का सिद्धांत लियोन वालरस ने 1874 में किया था, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। अगला है भारत में शिक्षित बेरोजगार का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो केरल में है। अगला है लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना किया गया 11 अक्टूबर 2014 से। अगला क्वेश्चन है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया? तो भारत में अपनाया गया। अगला है जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? तो 0 होगा। अगला है एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? तो अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो डॉक्टर बिमल जलान ने किया। अगला है मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो मराकेश संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुन्नार मिड्डल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आईटीसी ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। अगला है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिल्हान है। अगला है अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया? तो जॉन टिनबर्गेन को दिया गया 1969 में। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। अगला है भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो 1972 में। अगला है विश्वव्यापी महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ? तो 1929 में। अगला है पूंजी का सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? तो JM किन्स हैं। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1776 में हुई। अगला है आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण
के प्रतिपादक कौन थे? तो फिशर और क्लार्क थे। अगला क्वेश्चन है, ताती पाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ? तो 21 अगस्त 2014 को हुआ। अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। एवं फास्ट टैग योजना का शुरुआत हुआ 31 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से है। इसका स्थापना हुआ 25 दिसंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का स्थापना हुआ 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत हुआ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत हुआ 20 फरवरी 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ हुआ 9 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना का शुरुआत हुआ 9 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रारंभ हुआ 25 जून 2015 को। स्टार्टअप इंडिया योजना का प्रारंभ हुआ 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ 1 मई 2016 को। नमामि गंगे योजना शुरुआत हुआ 7 जुलाई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना शुरू हुआ 8 फरवरी 1917 को। गरीबी भारत छोड़ो अभियान शुरू हुआ 11 अक्टूबर 2017 को। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2018 को। आयुष्मान भारत योजना शुरुआत हुआ 25 सितंबर 2018 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ 12 मई 2020 को। किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ 1 फरवरी 2019 को। कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने और कब दिया? तो कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम महाराष्ट्र ने 1997 में दिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? तो भारत में है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला भारत का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो संतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। कृषि क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खनिज तेल से कृष्ण क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल आत्मनिर्भरता से है। अगला है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई। अगला है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? तो आर रॉडन ने दिया था बिग पुश थ्योरी। अगला है, भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो किसान आयोग का गठन 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर या भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।